प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10th। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ 3 सेनापति ऋतु वर्णन। आपको याद होगा कि इसका आधा पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज की कक्षा में हमारा जो शेष पाठ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको कवि सेनापति का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। उनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो भी आपको पिछली कक्षा में बताई जा चुकी है कि सेनापति का जन्म कब हुआ था, संवत 1616 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद हम इनका जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ चुके हैं और यहाँ से हमने उनका पाठ, जो मूल पाठ है वो पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा था कि सेनापति ऋतु वर्णन के अप्रतिम कवि माने जाते हैं और उनके 2 कवित्त हम पढ़ चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है? 2 कवित्त हम पढ़ चुके थे। ये जो कवित्त था उसमें हमने वसंत ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि सेनापति ने जो वसंत ऋतु का अद्भुत सौंदर्य का जो चित्रण किया है वो हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। इसकी सप्रसंग व्याख्या, इससे संबंधित पूछे वाले प्रश्न सभी का अध्ययन हमने कर लिया था। इसके बाद हमने कवि सेनापति का ये कवित्त पढ़ा था जिसमें उन्होंने अपनी काव्य कला की चतुराई से श्लेष अलंकार में उन्हें महारत हासिल है, ये हमें इसके माध्यम से देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने अपनी काव्य कला की चतुराई से ग्रीष्म ऋतु को कौन सी ऋतु में परिवर्तित कर दिया था? वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया था। और ये भी बताया था कि एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या आप तैयार हैं आगे पढ़ने के लिए? ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। ये ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कोविड-19 को देखते हुए आपके लिए की गई है। तो चलिए, आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो आपकी स्लाइड में आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। दामिनी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? बादलों में चमकने वाली बिजलियां, वर्षा ऋतु का। इस कवित्त में कवि सेनापति ने, मैं आपको बता चुकी हूं कि ये जो कवित्त है हमारी पाठ्य पुस्तक में 4, ये कवित्त रत्नाकर रचना से संकलित हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक ऋतु वर्णन, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में ऋतु वर्णन शीर्षक से संकलित है। ठीक है, क्या नाम है? ऋतु वर्णन, जिसमें हम वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का चित्रण पढ़ चुके हैं और ये वर्षा ऋतु का ही चित्रण चल रहा है। कवि सेनापति ने इस कवित्त में, इस काव्यांश में सावन मास में आने वाले परिवर्तन और सावन मास में आने वाले परिवर्तन के साथ एक नारी, एक जो स्त्री होती है, वह अपने प्रेमी, अपने प्रियतम को याद करते हुए अपनी सहेली से जो अपनी मनोव्यथा अभिव्यक्त कर रही है, अपनी सखी से जो अपने मन की दशा अभिव्यक्त कर रही है, उसी का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो शब्दार्थ देखिए। दामिनी का अर्थ हमने देख लिया, दमक का अर्थ होता है चमकना। सुरचाप, स्टूडेंट्स, सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। शाम का मतलब क्या होता है? काली घटाएं। क्या होता है? काली घटाएं। उसके बाद आगे देखिए, झमक। झमक, घटा की झमक का अर्थ क्या होता है? मंद मंद बरसती बूंदे। जब रिमझिम बरसात होती है तो उसमें से झमझम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जानते हैं ना हम, और हमें पता चल जाता है कि वर्षा आ रही है। घनघोर का मतलब होता है भयंकर गर्जना। क्या होती है? भयंकर गर्जना। कोकिला का अर्थ तो आप जानते हैं, कोयल। कलापी का अर्थ क्या होता है? कलापी का अर्थ होता है मोर। कोयल और मोर। उसके बाद देखिए, कल का, कल कूचत है। कल कूजत है का अर्थ होता है मधुर, मंद मंद मधुर वाणी में कूकना। कौन कूकते हैं? कोयल और मोर। मोर नाचते हैं। जित तित का अर्थ होता है इधर उधर। सीकर,
सीकर का अर्थ होता है हमारा सीकर जिला नहीं, सीकर का अर्थ होता है जल की बूंदे। समीर, समीर का अर्थ होता है वायु। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। फिर आगे देखिए, आगे जो दे रखा है, मन भावन का अर्थ होता है मन भावन। मन भावन का अर्थ होता है मन को प्रिय लगने वाले, अर्थात श्री कृष्ण भी हो सकते हैं गोपियों के लिए। तरसावन, तरसावन का अर्थ होता है व्याकुल करना। विरह जुर, वियोग रूपी ज्वर। मदन, मदन का अर्थ होता है कामदेव, मिलन की इच्छा उत्पन्न करने वाले। सरसावन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। उसके बाद में देखिए, सलील का अर्थ होता है जल, चहु ओर का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका अर्थ देखना प्रारंभ करें। ओके, यस नो, आप रेडी है? ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दामिनी दमक सुर चाप की चमक शाम, घटा की झमक अति घोर घनघोर ते। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकर ते समीर शीतल समीर की झकोर ते। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर थे। व्याख्या देखिए, अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल विरहिणी नायिका कहती है कि हे सखी, हे सखी देखो, श्रावण मास आने पर बादलों में बिजली चमकने लगी है। दामिनी दमक, श्रावण का महीना आ गया है, बिजली चमकने लगी है। और सुरचाप की चमक, आकाश में विविध रंगों वाले इंद्रधनुष ने अपनी छटा बिखेर दी है। हे सखी देखो, श्रावण मास आ गया है, बादलों में बिजलियां चमकने लगी है और इंद्रधनुष ने अपनी रंगीन छटाएं आकाश में बिखेर दी है। शाम घटा की झमक और काले काले बादलों, काले काले बादलों से बरसती हुई मंद मंद बूंदे झमझम की ध्वनि उत्पन्न कर रही है, या मंद मंद बूंदे सुनाई दे रही है। और ये जो काले बादल हैं, घनघोर बादल, मुझे डरा रहे हैं। हे सखी, ये काले बादल गर्जना करते हुए मुझे डरा रहे हैं। कोकिला कलापी, कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं। प्रसन्न होकर वर्षा ऋतु के स्वागत में कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, और वर्षा की बूंदों, वर्षा की बूंदे शीतल मंद मंद पवन के साथ मुझे स्पर्श करके क्या कर रही है, झकझोर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब वर्षा आती है, और हम कितनी बार विद्यालय में होते हैं, आप घर पे भी होते हैं, और जब मंद मंद बारिश आ रही होती है और उसके साथ हवा प्रवाहित होती है, तो उसके शीतल शीतल बूंदे जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो एक आनंद की अलग ही अनुभूति कराती है। तो वही नायिका अपनी सखी से कह रही है कि वर्षा की मंद मंद बूंदे वायु के साथ मेरे शरीर को स्पर्श करके झकझोर रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु। कवि सेनापति कहते हैं कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मेरे मन को भाने वाले, गोपी होगी तो ये कह सकती है कि मेरे मन को भाने वाले श्री कृष्ण ने अपने आने का संदेश भेज दिया है। नायिका कहती है कि हे सखी, मेरे प्रिय ने आने का संदेश मुझे, मेरे मन को भाने वाले मेरे प्रियतम आने वाले हैं। लग्यो है तरसावन विरह जुर जोरते, और ये विरो मेरे प्रियतम से मिलने के लिए मेरा वियोगी हृदय तरस रहा है, और ये विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी ज्वर मुझे और अधिक व्याकुल कर रहा है। तरसावन का क्या अर्थ बताया था? व्याकुल करना। विरह रूपी ज्वर मुझे और अधिक व्याकुल कर रहा है, मेरा हृदय मेरे प्रियतम से मिलने के लिए तरस रहा है। आयो सखी सावन, हे सखी, सावन का महीना आ गया है और कामदेव मेरे मन में मेरे प्रियतम से मिलने की इच्छा उत्पन्न कर रहा है। और देखो सखी, चारों ओर जल ही जल बरस रहा है। तो स्टूडेंट, आपने इसका अर्थ देखा। वर्षा ऋतु में तो चारों ओर क्या होता है? वर्षा ऋतु में चारों ओर जल ही जल होता है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम यदि इसका विशेष लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वर्षा ऋतु के दृश्यों का सुंदर संयोजन हुआ है। साथ में कोकिला कलापी कल कुचत में कौन सा अलंकार है, बताइए देखें।
अलंकार का मैंने एक वीडियो डाला है, एक क्लास हमारी हुई थी 2 क्लास अलंकारों की, आप जरूर देखिए क्योंकि अलंकार की पहचान आपको होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये देखिए यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है और क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। यहाँ पर देखिए विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी ज्वर में कौन सा अलंकार है बताइए? विरह रूपी ज्वर में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे अब हम, ओके चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए और कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस की झलक दिखाई देती है, नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है। तो चलते हैं हमारे इस पाठ के अंतिम छंद की ओर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अगली स्लाइड। और इसमें शीत ऋतु का वर्णन कवि सेनापति ने किया है। किसका? शीत ऋतु का। शीत ऋतु को एक आक्रमणकारी सेनापति के रूप में चित्रित यहाँ पर किया गया है। और वैसे शीत ऋतु आक्रमण एक सेना के आक्रमण की भांति तो होता है। शीत ऋतु में हम दुबके हुए रहते हैं, अग्नि से अपने शरीर को तपाते रहते हैं और क्या करते हैं, घरों के अंदर रहते हैं। और जब ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है जो तीर के समान हमें चुभती है, तो वह एक आक्रमण के समान ही हमारे शरीर को प्रतीत होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कवि सेनापति का ये अंतिम कवित्व। सबसे पहले देखिए शब्दार्थ, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए शीत का अर्थ क्या होता है? शीत ऋतु होता है, शीत का अर्थ तो आप जानते ही हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम। शीत, शीत ऋतु। आगे देखिए कोपी, कोपी का अर्थ होता है क्रोध करके, क्रोध करके चढ़ाई कर देना यानी आक्रमण कर देना। चढ़ोदल, कोपी चढ़ोदल क्रोध करके आक्रमण कर देना। निबल का अर्थ क्या होता है? प्रभावहीन, निबल का अर्थ होता है प्रभावहीन। अनल का अर्थ आप जानते हैं, अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि। और सूर्य का मतलब सूर्य। शेराई का मतलब क्या होता है? ठंडा हो जाना। क्या होता है? ठंडा हो जाना। हिम, हिम का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? हिम का अर्थ होता है बर्फ। समीर का अर्थ आप जानते हैं, वायु, पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठंडी, समीर ठंडी पवन। बरसे, बरसना। विषम तीर, विषैले तीर। गर्म का अर्थ आप जानते हैं, भवन का मतलब भवन, भवन का अर्थ क्या होता है? भवन। कोनन मतलब कोने, घरों के कोने में। धूम, धूम का मतलब होता है धुआं। नैन का अर्थ होता है नेत्र। आगी का अर्थ होता है आग, आग पर गिरना। आग से, अग्नि से हाथ तपाते हैं हम सर्दी में, ये का अर्थ होता है हृदय। नेक, नेक का अर्थ होता है तनिक। सुलगाई का अर्थ होता है सुलगाना। भीत का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत। महाशीत यानी भयंकर शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु। पसारी पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, हाथ फैलाकर। छतिया की छां का अर्थ होता है छाती की ओट में। पाउक, पाउक का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? भावार्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि कवि सेनापति ने इस कवित्व में शीत ऋतु को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया है। तो देखिए अर्थ, कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु की, शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने, शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने क्रोध करके जनजीवन पर चढ़ाई कर दी है, क्रोध करके जनजीवन पर चढ़ाई कर दी है, जिसके कारण निबल अनल, जिसके कारण अग्नि प्रभावहीन हो गई है। अग्नि, अग्नि क्या हो गई है? निर्बल पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, प्रभावहीन हो गई है। और गयो सूर्य शेराई, सूर्य भी शेरा गया है, ठंडा हो गया है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर धूप कितनी तेज, प्रचंड ताप होता है कि हम अग्नि में तपने से लग जाते हैं, अग्नि से जलने लगती है। और शीत ऋतु में हमको पता है कि सूर्य कितना निर्बल हो जाता है, सूर्य का जो ताप होता है वह कम हो जाता है। और आप खुद बताइए, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में, मई जून के महीने में
क्या हम आग जला के उससे हाथ तपा सकते हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं ताप सकते, क्योंकि दूर दूर से उसका जो प्रचंड ताप होता है वो हमको सहन नहीं होता है। लेकिन वही अग्नि शीत ऋतु में है, हम अग्नि के ऊपर हाथ करके तपा लेते हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शीत ऋतु का प्रभाव इतना तेज होता है कि अग्नि और सूर्य भी प्रभावहीन नजर आते हैं। यही बात कवि कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पर शीत ऋतु को आक्रमणकारी सेना के समान बताया है, तो यह कौन सा अलंकार हो गया बताइए। मैंने आपको बता रखा है, जब हमारी जो प्रकृति है वो मानव की तरह क्रियाकलाप करती हुई दिखाई देती है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार भी है और इसमें रूपक अलंकार भी है, शीत रूपी सेनापति। आगे देखिए, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। कवि सेनापति कहते हैं कि बर्फ जैसी ठंडी पवन, हिम के समीर, बर्फीली हवाएं विषैले तीरों के समान शरीर को चुभ रही है। जिस प्रकार से सेना तीर बरसाती है और हमारे शरीर को कष्ट देते हैं तीर, उसी प्रकार से शीत ऋतु में बर्फीली हवा तीरों के समान, विषैले तीरों के समान शरीर को कष्ट दे रही है, चुभ रही है गर्म भोन कोनन में जाई के। और जो गर्म वायु है वो इस आक्रमण से भयभीत होकर भवन के कोनों में जाकर छुप रही है। जो गर्म वायु है वह डर के मारे घर के कोनों में जाकर छुप रही है। इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शीत ऋतु में हम बाहर निकलते हैं, बर्फीली हवा चलती है तो हमको बहुत ठंड लगती है, हमको कष्ट की अनुभूति होती है, तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर जाकर जो सबसे गर्म कमरा होता है किसी कोने में जाके बैठते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो गर्मी है वह भी शीत ऋतु से भयभीत होकर घर के कोनों में जाकर छुप रही है। कवि ने ऐसा मान लिया है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, धूम नेन बहे, धूम नेन बहे लोग आगी पर गिरे पड़े हैं। और शीत ऋतु में आग जलाकर ताप से हम अपने शरीर को सेकने का प्रयास करते हैं, तो उस अग्नि के साथ साथ जो धुआं उड़ता है, धूम नेन बहे, उस धुएं के कारण आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। क्या? अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। फिर भी लोग आगी पर गिरे रहे, फिर भी लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आग पर गिर रहे हैं, अर्थात आग पर झुके जा रहे हैं। हिये सो लगाई रहे नेकी सुलगाई से, और तनिक सी आग सुलगते ही उसे उठाकर हृदय को तापने लगते हैं। हिये सो लगाई नेकी सुलगाई थे, जरा सी आग सुलगते ही उसे हृदय को तापने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है, अगली पंक्ति जो है वो इसी पंक्ति पर आधारित है, कि जब शीत ऋतु आती है तो इतनी प्रचंड सर्दी पड़ती है कि लोग अग्नि जलाते हैं, अग्नि से जो धुआं होता है उससे आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है, फिर भी लोग आग पर गिरते रहते हैं, आग से हाथ तपाते रहते हैं, और तनिक सी आग सुलगते ही अपने हृदय का सेक करते रहते हैं, उसे हृदय को आग से तपाते हैं। तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह में राख्यो पाउक छिपाई के। मानो ऐसा लगता है भयभीत होकर, किससे? महाशीत से, पसारी पानी हाथ फैलाकर, भयंकर शीत ऋतु से भयभीत होकर अपने हाथों को फैलाकर आग को ठंड से बचाने के लिए छाती की ओट में छिपा रहे हैं। शीत ऋतु से भयभीत होकर अपने हाथों को फैलाकर अग्नि को बचाने के लिए, अग्नि को ठंड से बचाने के लिए मानो अपनी छाती की ओट में छुपाकर रख रहे हैं, ऐसा लगता है। देखो आप, जब अग्नि जलती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपने हाथ करते हैं, फिर हाथ करके हम क्या करते हैं, कलेजे से लगाते हैं। तो कवि ने मान लिया ऐसा कि मानो उस समय हम आग को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी छाती की ओट में छुपाकर रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो इस काव्यांश में, इस कवित्व में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और इसकी शैली कैसी है? चित्रात्मक है। जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखों के समक्ष एक चित्र सा उपस्थित हो जाता है कि किस प्रकार से सर्दी पड़ती है, और हम एक अनुभव करते हैं, एक अनुभूति करते हैं कि हमारे साथ भी कैसा होता है, हमारे साथ भी शीत ऋतु में
जो इस पाठ में बताया गया है, जो इस कवित्व में बताया गया है, हम भी कुछ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चित्रात्मक शैली है। और साथ में क्या है इसमें, देखो यहाँ पर मानो शब्द आया है। मानो, ऐसा मान लिया है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि हम व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हम हर प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो कि इसमें कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है, तो आप आंसर दे सकते हैं ना। वसंत ऋतु को कहा है। सूर्यचाप का अर्थ इंद्रधनुष होता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे गए। निबल अनल से क्या अर्थ होता है, जो अभी हमने कहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर निबल अनल जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना, कि अनल जो है अग्नि किस प्रकार से निर्बल पड़ जाती है। चतुरंग दल से सेनापति का क्या आशय है, चतुरंगिणी सेना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब ये पाठ पिछली क्लास में। तो आप जानते हैं कि कवि सेनापति ऋतु वर्णन के अप्रतिम कवि माने जाते हैं। ऋतु वर्णन के अप्रतिम कवि माने जाते हैं। ऋतु वर्णन में ऋतु काल में अधिकांश कवियों का ने रचनाएं कैसी की, श्रृंगार प्रधान रचनाएं की थी। लेकिन कवि सेनापति ने उससे अलग हटकर प्रकृति के सौंदर्य का मनोहारी अद्भुत अप्रतिम चित्रण किया है। और उनका ऋतु वर्णन अनूठा इसलिए है क्योंकि प्रकृति के दो रूप होते हैं स्टूडेंट्स, उद्दीपन रूप और आलंबन रूप। कौन कौन से, उद्दीपन रूप और आलंबन रूप। जो उद्दीपन रूप होता है उसमें प्रकृति केवल भावों को उद्दीप्त करने वाली होती है, भावों को उत्तेजित करने वाली होती है। लेकिन जो आलंबन रूप होता है, आलंबन रूप में प्रकृति ही कविता का विषय बन जाती है। प्रकृति ही क्या बन जाती है, कविता का विषय। देखिए जैसे यहाँ पर जो चित्रण हमने पढ़ा है अभी आज ही, वर्षा ऋतु का और शीत ऋतु का। यदि यहाँ पर शीत ऋतु और वर्षा ऋतु नायक नायिका के मनोभावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करने वाली होती तो वह प्रकृति का उद्दीपन रूप होता। लेकिन यहाँ पर तो प्रकृति को ही काव्य का विषय मान लिया है। देखिए शीत ऋतु का जितना सुंदर चित्रण, उधर ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु में जब परिवर्तित किया था, उससे पहले हमने वसंत ऋतु पढ़ा था। तो उन सब में इन ऋतुओं को ही काव्य का आधार बना दिया, काव्य का विषय बना दिया। इसलिए कवि सेनापति ने बाकी कवियों से हटकर प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है। ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं 10th क्लास के सभी स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर पे रहें, लेकिन आप अध्ययन करें। आप बोर्ड क्लास में हैं, आपको घर पे रहते हुए अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।